हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपके इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन एंड हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम ऑलरेडी पिछले सेशन में छोड़ के आ चुके हैं। 13 क्वेश्चन हम कर चुके हैं एनसीईआरटी के। आज हम करने वाले बचे हुए क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, राइट। बिफोर दैट आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो भाई किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी ऑल अवेलेबल हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। नॉट जस्ट सीबीएसई, फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स एज वेल, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड and Rajasthan board. So everything will be covered for you here. So without any further ado, like, share and subscribe कर दीजिए हमारे चैनल को। राइट, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टूडेंट्स। हम ऑलरेडी 13 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के। किस किसने रिवाइज करे, किस किसने नहीं करे, सबसे पहले ईमानदारी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर नहीं करे ना रिवाइज, बहुत गलत बात है, ऐसे काम नहीं चलना, ठीक है, वरना हमारी ना गाड़ी अटक जाएगी, हम स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे क्लास 11th में। और मुझे पता है कि कुछ बच्चों का तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ना क्लास 12th में है, 11th में काउंट नहीं होता। सीबीएसई में तो इसमें 11th में ही होगा, लेकिन दूसरे बोर्ड्स में कई बार ना ये किस में काउंट होता है, 12th में। फिर तो आप कैसे चलेगा भाई, काम करना जरूरी है, हर एक चीज को फॉलो करना जरूरी है। जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसके सोल्यूशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये भी जरूरी है ना। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इन केस आपने मिस कर दिया है ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको पहले पुराने वाले सारे क्वेश्चंस देखने, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है ना, तो अगर वो वाले क्वेश्चंस को समझोगे तो ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 ना एंड क्वेश्चन नंबर 50 जो 15 है हमारे पास, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको मैं सबसे आखिरी में आपको कराऊंगी। पहले हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर वापस हम 14th और 15th क्वेश्चन को कर लेंगे। क्या है ना कि शुरुआत में ही तुम एकदम न्यूमेरिकल एकदम फेंक के मैं मार दूं क्वेश्चन, तो तुम लोग बोलोगे हाय राम मुझसे नहीं हो रहा, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस मैम, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। दैट इज वाई टू अवॉइड दैट मैं क्या करूंगी, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते थ्योरी वाले, ताकि थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि नहीं हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम ये वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। व्हाट से कर ले ऐसा, थम्स अप। चलो, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 से चालू कर रहे हैं। फाइन, कंसीडर मार्केट वेयर देयर आर जस्ट 2 कंज्यूमर्स एंड सपोज देयर डिमांड्स फॉर द गुड्स आर गिवन एज फॉलो, कैलकुलेट द मार्केट डिमांड फॉर द गुड। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है बहुत कोने में कि हमारे पास प्राइजेस गिवन है और हमारे पास 2 डिमांड्स गिवन है, ठीक है, कि इतने प्राइस पे इतनी इतनी डिमांड है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमें क्या पता लगाना है, कैलकुलेट द मार्केट डिमांड। अब हमने पढ़ा है व्हाट इज डिमांड। डिमांड क्या होता है, किसी भी कमोडिटी को जब मैं परचेज करने की मेरे पास परचेजिंग पावर हो एंड आई वांट टू परचेज इट एंड विलिंगनेस हो, सो डिमांड में 2 चीजें आती हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिमांड स्टूडेंट्स, तो उसमें ना 2 चीजें आती हैं। पहला क्या है, विलिंगनेस, भाई मेरी इच्छा होनी चाहिए उस चीज को खरीदने की, और सेकेंड द परचेजिंग पावर। सो ये दोनों ही कंडीशंस हमें फॉलो करनी पड़ती हैं फॉर द 2, दैट इज विलिंगनेस एंड परचेसिंग पर हमारे पास होनी चाहिए, तभी वो डिमांड होती है। अब डिमांड भी 2 तरीके की होती है, कौन कौन सी स्टूडेंट्स, क्विक रिवीजन भी कराती जा रही हूं मैं, ठीक है। डिमांड कैसी होती है, एक होती है इंडिविजुअल और एक हमारे पास होती है मार्केट डिमांड। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, मार्केट डिमांड निकाल के बताइए भैया। तो उससे पहले पढ़ लेते भाई मार्केट डिमांड क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, जब कोई एक सिंगल कंज्यूमर, वन कंज्यूमर किसकी खरीदने की बात कर रहा है, वन गुड की, या कमोडिटी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे मार्केट डिमांड क्या होता है, जब मैं सारे ही इंडिविजुअल्स को ऐड कर देती हूँ फिर मार्केट डिमांड निकलता है। अब तुम लोग बोलोगे मैम मार्केट डिमांड का एग्रीगेट है डिमांड का, बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स। जब मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करती हूँ तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी प्रोड्यूस होते हैं हमारी इकोनॉमी में सबको कंसिडर किया जाता है। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ मार्केट डिमांड की, तो इसमें भी मैं किसको कंसिडर कर रही हूँ, वन गुड, एक ही गुड को मैं ले रही हूँ, सारे गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं ले रही, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ले रही हूँ, या बोल सकती हूँ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स। फाइन, एक बार ना पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको क्विक रिवीजन हो जाए, फिर मैं पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके अच्छे से बताती हूँ। डन स्टूडेंट्स, लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड होता है एक होता है हमारे पास मार्केट डिमांड। क्लियर, चलो
तो अब हमें जो चीज़ों को समझना है स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से है कि हमें यहाँ पे गिवन है, सपोज प्राइस 1 हमें यहाँ पे गिवन है, डिमांड फॉर कमोडिटी 1 एंड डिमांड फॉर कमोडिटी 2। क्या क्या डिमांड है जी? प्राइस हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। फाइन, ऐसे आपको पूरा ग्राफ बनाना है। ओके, आई विल जस्ट मेक इट अगेन। सबसे पहले हमारे पास प्राइस है, फिर हमारे पास डिमांड है, फिर हमारे पास D2 है, डिमांड ऑफ 1 डिमांड इन 2। ठीक है, फिर हमारे पास 1 है, 9 है, 24 है, फिर हमारे पास 2 है, 8 है, 20 है। ठीक है, फिर हमारे पास 3 है, 7 है, 18 है, फिर 4 5 6 तक है हमारे पास। ओके, 5 क्या है हमारे पास? 5 एंड 14 है, 5 है हमारे पास, 4 6 16। ओके, 6 एंड 16 है, और 5 है हमारे पास, 5 और 14, और लास्ट में हमारे पास है 4 और 12। तो मुझे बेसिकली क्या करना है? डिमांड 1 प्लस डिमांड 2 करना है, इट्स इक्वल टू द मार्केट डिमांड। तो अगर मैं 9 प्लस 24 कर दूंगी तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा? 35। सो दिस वुड बी 35, दिस वुड बी 28, है ना? तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करते चले जाना, तो हमारी मार्केट डिमांड आ जाएगा। फाइन, आ जाओ। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन स्टूडेंट? सबसे पहले हमारे पास आएगा 9 प्लस 24, सॉरी मैंने आई थिंक 35 लिख दिया था, कंप्लीटली फॉरगॉट। 24 प्लस 9 इज बेसिकली 33, here is your answer. Then 8 plus 20 is 28, easy. 7 plus 18 is 25, 6 plus 16 is equal to 32. नेक्स्ट भी हमारे पास है 5 और 14 इज गोइंग टू बी 19 एंड 4 प्लस 12 इज गोइंग टू बी 16। क्या है भाई? 9 और 24 को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। देन 8 प्लस 20 इज 28। ओके, 7 प्लस 18 इज 25। देन वी हैव 6 प्लस 16 इज 22। देन वी हैव 5 प्लस 14 19 एंड देन वी हैव 4 प्लस 12 16। तो क्या होगा? ये हमारा मार्केट बन गया। अब जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में तो इसमें आपको मार्केट डिमांड निकालना है। अगर वो बोलते कि भाई ग्राफ बनाओ, क्या होता? सबसे पहले भाई जो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व रहता है ना, वो इस तरीके से रहता है। ठीक है, और मार्केट डिमांड कर्व क्या रहने वाला है? वो थोड़ा इस तरीके से रहेगा। क्यों? बिकॉज इसमें दोनों का मिलाप रहता है, एडिशन रहता है ऑफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, तो हमेशा क्या बनता है? फ्लैटर बनता है, ज़्यादा एक्सपेंशन रहता है मार्केट डिमांड के कर्व में। फाइन, क्लियर? सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आई। हाउ डिड वी कैलकुलेट? कुछ भी नहीं, बस डिमांड 1 डिमांड 2 को ऐड कर दिया तो क्या बन गया? मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड इज बेसिकली डिमांड ऑफ 1 कमोडिटी प्लस डिमांड ऑफ सेकंड कमोडिटी बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स। कमोडिटी वही रहनी चाहिए पर। ठीक है, जल्दी से क्या लेना है इसका? स्क्रीनशॉट। डन स्टूडेंट्स, क्लियर? बिल्कुल, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, इसलिए मैंने आपको 14 और 15 वाला नहीं कराया था, क्योंकि वो देखने में इतने डरावने लग रहे थे क्वेश्चंस कि आपके बनेंगे कि नहीं बनेंगे। सो इसलिए वी स्टार्टेड विद द इजी वन। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन इज बाय एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 16, इट्स इजी। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल गुड? नॉर्मल गुड किस में आता है? सबसे पहले ये किस डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है? ये इंडिविजुअल डिमांड में आता है, मार्केट डिमांड में आता है? सबसे पहले मुझे ये वाला क्वेश्चन को आप आंसर करो, उसके बिना मैंने आगे नहीं बढ़ना। सोच लिया, आंसर कर दिया, करना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात करते हैं, ठीक है, विच इज रिटन एज वाई। ओके, इनकम ऑफ द कंज्यूमर जब भी बढ़ती घटती है तो उसमें दो तरीके की चीज़ों को हम देखते हैं। एक होते हैं हमारे पास नॉर्मल गुड्स और एक हमारे पास रहते हैं इंफीरियर गुड्स। फाइन, राइट? तो ये हमारे पास दो काइंड्स ऑफ गुड्स होते हैं, एक नॉर्मल गुड होता है और एक हमारे पास होता है इंफीरियर गुड, राइट? तो जब हम इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल गुड? सो नॉर्मल गुड में क्या होता है? जब भी हमारी इनकम बढ़ती है ना स्टूडेंट्स, व्हेनेवर देयर इज एन इंक्रीज इन आवर इनकम, अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो हमेशा मैं नॉर्मल गुड्स को प्रेफर करती हूँ। ऐसा क्यों? व्हाट आर नॉर्मल गुड्स इज बेसिकली, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम चाहते हैं कि जो हम पहले अचीव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारी इनकम थी कब। अब क्या हो गया कि अब हमारे पास इनकम बढ़ गई है तो मैं उस चीज़ को अचीव कर सकती हूँ। सपोज कि एक पर्टिकुलर बैग था मेरे पास, ठीक है, इतना अच्छा नहीं था, पर मेरे एक बैग पे बहुत देर से नज़र थी कि ठीक है मुझे लेना है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या था, एक्सपेंसिव था।
तो मैंने क्या सोचा कि मेरी इनकम अब बढ़ गई है तो मैं इस चीज़ को परचेज कर सकती हूँ। तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है कि जब भी मेरी इनकम बढ़ेगी ना तो मैं हमेशा नॉर्मल गुड्स को परचेज करना चाहूँगी। ओके, वहीं पे इसका अपोजिट क्या होता है, इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का मतलब होता है कि जब भी मेरी इनकम बढ़ेगी ना मैं कभी भी इन्फीरियर गुड्स की तरफ नहीं बकूंगी। अब जब मैं अच्छा कमाने लगी तो मैं बुरी चीज़ें क्यों खरीदूंगी जो मैं पहले खरीदती थी। इसलिए क्या होता है, जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर रहता है ना इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि किसी के लिए जो गुड नॉर्मल गुड है वो किसी के लिए एब्सोल्युटली इन्फीरियर गुड हो। जैसे कि कोई टेलीविजन हमने ले लिया, जैसे कि एक नॉर्मल टेलीविजन और एक स्मार्ट टीवी। तो अगर सपोज मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं स्मार्ट टीवी लेना पसंद करूंगी कि नॉर्मल टीवी, स्मार्ट टीवी। वहीं पे क्या हो सकता है, किसी किसी के लिए नॉर्मल टीवी खरीदना भी बहुत बड़ी बात होगी तो उसके लिए वो एक नॉर्मल गुड हो सकता है। अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो सोचेगा कि ठीक है अब मैं नॉर्मल टीवी ले लेता हूँ, राइट। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड दिस। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या डिस्कस किया अभी कि नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। दोज गुड्स whose demand increases with the increase in income of the consumer and the demand decreases with the decrease in the income of the consumer is known as normal goods। यानी जब भी मेरा पैसा बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, तो हमेशा मैं वो गुड्स लेना पसंद करूंगी जिससे मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। गॉट इट स्टूडेंट्स, बहुत ईजी। तो आपको याद रखना इसका रिलेशनशिप कैसे होने वाला है कि अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, सपोज इफ देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम, तो जो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, और इन्फीरियर गुड्स की घट जाएगी। डन। और जो नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स है ना स्टूडेंट्स, ये हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली अलग अलग हो सकते हैं। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है बिकॉज सबका स्टेटस अलग है, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, सबकी डिमांड्स अलग है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली किसी के लिए जो नॉर्मल गुड है किसी के लिए वो इन्फीरियर गुड भी हो सकता है एंड वाइस वर्सा। ओके डन। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्विकली। वैसे तो आप ले चुके हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय एन इंफीरियर गुड, गिव सम एग्जांपल्स। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भाई नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, उसके साथ मैंने इंफीरियर गुड्स के बारे में भी आपको बताया था। तो सबसे पहले तो मुझे आप एग्जाम्पल्स लिख के बताओ कि इंफीरियर गुड्स कौन कौन से होते हैं। ऐसे गुड्स जैसे इनकम बढ़ेगी, सो वेन एवर देयर विल बी इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, राइट, उस केस में क्या होगा, हमेशा हम लोग प्रेफर करेंगे नॉर्मल गुड्स को और इंफीरियर गुड्स को प्रेफर नहीं करेंगे, राइट। सो जो हमारे इंफीरियर गुड्स हैं उसकी जो डिमांड है वो कम होने वाली है, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, पैसा बढ़ेगा तो हम अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए जाएंगे ना कि उन चीज़ों पे खरीदेंगे जो हम सोचते थे कि भाई हम नहीं ले सकते। हमारा क्या है यहाँ पे मोटिव कि अगर हमारा पैसा बढ़ रहा है, हमारी इनकम बढ़ रही है, तो हम बेटर लिविंग की तरफ बढ़े, राइट। और कहीं पे ऐसा होता है यार तंगी आ जाती है, हम ढंग से नहीं कमा पा रहे हैं, कुछ भी होगा सिचुएशन, है ना, तो कई बार क्या होता है हमें अपने शौक मारने पड़ते हैं, होता है ना ऐसा। हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं कि ठीक है अगर पहले मैं 70 किलो पर, है ना, उसको मैं बोल सकती हूँ पर केजी राइस खाती थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई इनकम में दिक्कत हो रही है, तो अब मैं 45 वाले पे खा रही हूँ, थोड़ा लो क्वालिटी वाले पे खा रही हूँ, तो मेरा क्या हो गया, मैं इन्फीरियर गुड्स की तरफ आ गई, राइट। क्यों, बिकॉज मेरी इनकम कम हो गई, तो मैंने जो अपना स्टैंड ऑफ लिविंग था पहले से थोड़ा कम कर लिया। गॉट इट स्टूडेंट्स। ओके, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको पूरा का पूरा ये समझाती हूँ। ओके डन। So a good whose demands move in the opposite direction of the income of the consumer। opposite direction कैसे, जैसे कि पहले क्या हो रहा था, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है ना, तो नॉर्मल गुड्स भी बढ़ेंगे। वहीं पे अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो भाई मैं इंफीरियर गुड्स को क्यों प्रिफर करूंगी, राइट। तो इसलिए क्या पे यहाँ पे बोल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। गॉट इट। is known as an inferior good। For example, low quality food items like cores and cereals, है ना, लो क्वालिटी पे आ गए, पहले हम हाई क्वालिटी के लिए जा रहे तब लो क्वालिटी पे आ गए। तो ऐसा आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको राइस का दिया, आप राइस का भी दे सकते हो। ओके क्लियर, डन। शैल वी मूव फॉरवर्ड देन। ग्रेट। 19th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू गुड्स व्हिच आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। देखो मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स में बिना एग्जाम्पल के कुछ भी नहीं चलता। तो अगर मैं बात कर रही हूँ कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि अगर ये नहीं चला तो ये चल जाएगा, बोल देंगे ना उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। मतलब ऐसी सिचुएशन अगर हमें वो कमोडिटी नहीं मिल रही तो हम वो वाली ले लेंगे। सपोज कौन कौन से हमारे पास टी एंड कॉफी है,
सब्स्टिट्यूट गुड है, अगर टी नहीं मिल रही, हमारा मन कर रहा है, वी आर नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, कुछ गर्म पीना है, टी नहीं मिल रही, हो रहा कॉफी है, तो हम बोलते हैं ठीक है भाई कॉफी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। सो टी एंड कॉफी एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या कार एंड पेट्रोल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? नहीं, है ना, वो सब्स्टिट्यूट नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। पेट्रोल और वाटर एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, है ना। मैं बोलूँ कि नहीं भैया हमारे पास पेट्रोल नहीं है, पानी डाल दो उससे गाड़ी चला लेंगे हम, पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो सिमिलरली जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, मतलब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट, अगर ये नहीं तो ये चल जाएगा। जैसे कि अगर पेप्सी नहीं मिल रही, ठीक है यार थम्स अप दे दे, कोई बात नहीं, चल जाएगा। सो वो क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे से, है ना, मतलब बदल सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ये नहीं तो ये सही। तो वो कौन से गुड्स होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक बार इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं। सो दोज गुड्स दैट कैन बी कंज्यूम्ड इन प्लेस ऑफ अदर, है ना, सब्स्टिट्यूशन को ही उन्होंने ब्रेकआउट करके ऐसे लिख दिया है, इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स are called as substitute goods. For example, tea and coffee are goods that can be substituted for each other. If the price of coffee increases, the consumer can shift to the tea and hence the consumption of tea is likely to go up. तो क्या होता है, अगर हमने सोचा हम किसी शॉप पे गए, ठीक है, हमारा कुछ गर्म पीने का मन कर रहा था, वी आर नॉट फीलिंग वेल, हमने देखा कि भाई कॉफ़ी कितने की है? 20 रुपए की, भले मुझे कॉफ़ी पीना अच्छा लगता हो, और चाय बस 5 रुपए की मिल रही हो, बोलोगे ठीक है यार तू तो चाय ही दे दे। तो क्या होता है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं या कम होते हैं तो उसमें फ़र्क आता है। तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ के दूसरी तरफ भग जाते हैं। तो अगर कॉफ़ी महंगी हो गई तो मैं टी खरीदने लगती हूँ, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन गुड्स के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? एक बार सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर लिखा, जैसे कि 19 में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 19 लिख दो डाउट, क्या डाउट है मुझे बताओ, और आने वाले वीडियोस में उसको मैं क्लियर कर दूंगी, या मैं आपको डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगी। गॉट इट? तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। डन स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्स? ओके, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू गुड्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। अब हमने सोचा है कि मैम ये कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, तो कई बार क्या होता है ना, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये पूछ क्या रहे हैं, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे बात करें, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करी थी, वैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, है ना, जैसे कि वो दोनों साथ में चलते हैं। ब्रेड एंड बटर अच्छा लगता है साथ में, पेन पेंसिल सब्स्टिट्यूट गुड्स में आ जाता है। लेकिन इंक और पेन, आपने पेन तो पकड़ा दिया, इसमें इंक नहीं है, फिर तो वो कुछ मतलब का नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब दोनों का साथ में होना जरूरी है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, सो दोज गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड टुगेदर, साइमल्टेनियसली, साथ में, आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जाम्पल टी एंड शुगर, बिल्कुल, है ना, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर इज लाइकली टू डिक्रीज द डिमांड फॉर टी, एंड अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर इज लाइकली टू इंक्रीज द डिमांड फॉर टी, है ना। सिंपल सी बात है, हमें जैसे कि मिठाइयों की शॉप है तो हमें शुगर वगैरह की जरूरत पड़ती है, दूध वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं गुड्स, तो अगर सस्ता हो जाता है कोई तो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है, सेम डायरेक्शन में लोग जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे पूरा आपको एग्जाम्पल गिवन था किसका? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, यानी ऐसे गुड्स जो साथ में कंज्यूम किए जाते हैं। आप ले सकते हो कार एंड पेट्रोल, राइट। तो क्या होगा, अगर कार पेट्रोल का दाम सस्ता हो गया, सपोज, है ना, देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, तो भाई हम लोग क्या करते हैं, या पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया, एक राउंड मार के आते हैं, तो हम सारे दोस्त निकल जाते हैं अपनी अपनी स्कूटी लेके। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो कार की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है ना, हम लोग लेके चलते हैं। लेकिन क्या होता है कि सपोज अगर गलती से पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, तो उस केस में क्या होता है, सब बोलते हैं भाई एक ही बाइक से चल, एक ही गाड़ी से चल, कोई जरूरत नहीं 4-4 कार लेके जाने की। तो ये किसका इफेक्ट होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, यानी वो गुड्स जो साथ में कंज्यूम किए जाते हैं। ओके, एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है जिसको हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस में भी, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई डाउट हो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी। डन, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं बोलती हूँ प्राइस इलास्टिक, उसका क्या मतलब होता है? देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है स्टूडेंट्स, बेसिकली एक परसेंटेज चेंज हमें दिखाना रहता है कि जो भी फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, है ना, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डिमांड। हमने इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स पढ़े, हमने मार्केट डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं, लेकिन जब मैं प्राइस की बात कर रही हूँ, मतलब सिर्फ प्राइस की वजह से जब कोई डिमांड में चेंज आता है ना, कंज्यूमर प्राइस की वजह से सोचने लगता है कि मैं वो चीज़ खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ, अगर ऐसे डिसीजन उसको बनाने पड़ रहे हैं, मतलब वो क्या किस चीज़ से गुजर रहा है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फाइन, सबसे पहले क्वेश्चन देखो। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड फॉर अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस।
यहाँ पे मतलब सिर्फ प्राइस को कंसिडर किया जाएगा, उसके अलावा भी हम पढ़ते हैं, प्राइस के अलावा हम इनकम और क्रॉस वाला भी पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ आपके जो कोर्स में सिलेबस में सिर्फ प्राइस से रिलेटेड गया हुआ है तो हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है, बाकी का बिल्कुल ही माता पच्ची हमें करने की जरूरत नहीं है। फाइन, सो इट इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर द गुड डिवाइडेड बाय, क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, ओके, commodity divided by percentage change in the price of the good. What is this? This is the formula of ED, right? And ED is what? Price elasticity of demand, right? तो यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय, या एक और फॉर्मूला हमने जो पढ़ा है प्रोपोर्शनेट मेथड में, जहाँ पे हम लोग को लेके आते हैं, आई थिंक या दिस वन है ना, जिसमें आता है 1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ प्राइस रेशो इनटू प्राइस रेशो वाला, वो वाला भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो। तो बेसिकली आप नॉर्मल वाला लिख दो, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज ऑल्सो फाइन। आपको बस उस डेफिनेशन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, वो आपको फॉर्मूला लिखना है और हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक लिखना है, उसके बाद आप पूरा ऐसे करके मेंशन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। गॉट इट? जस्ट क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। It is easy. These questions are easy, right? Okay. Next question पे आ जाए, question number 22. Consider the demand for a good at price rupees 4. Okay, price हमें 4 given है, and the demand for the good is 25. Okay. ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। Suppose the price of the good increases to rupees 5. ओके, 2 रुपीज़ 5 है, बाय रुपीज़ 5 नहीं है, तो 2 रुपीज़ 5 है, मतलब 1 से बढ़ गया। सो परसेंटेज चेंज में 1 बोल सकती हूँ। एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर द गुड फॉल्स टू 20 रुपीज़। ओके, एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर द गुड फॉल 20 रुपीज़, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। ये पूरा मैंने आपका टेबल सिर्फ मैंने क्वेश्चन से पढ़ के बना दिया। सबसे पहले क्या था, प्राइस हमें गिवन था 4, ठीक है, प्राइस 4 गिवन था, उसमें डिमांड कितनी थी स्टूडेंट्स, 25 की डिमांड थी। फिर क्या होगा, सपोज द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेस टू रुपीज़ 5, इसी में गड़बड़ होती है, 2 रुपीज़ 5 है, मतलब उस तक है ना, बाय नहीं है। अगर 2 लिखा है मतलब ये रहेगा, और बाय रहता तो बाय 5, तो इसमें मैं पूरा 4 में 5 ऐड कर देती तो यहाँ पे 9 आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है 2 5, इसलिए सिर्फ इतना ही होगा। तो हमारा जो परसेंटेज चेंज होने वाला है इन द प्राइस, ठीक है, क्या होने वाला है, सिर्फ 1 से ही बढ़ेगा, क्योंकि 4 से 5 हो गया। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द डिमांड फॉर द गुड फॉल्स टू 20 यूनिट्स, यानी 5 यूनिट से डिमांड गिर जाती, क्योंकि पहले 25 यूनिट्स थे, अब भाई 20 यूनिट हो गए, यानी 5 यूनिट से गिर गई, ठीक है। यहाँ पे देखो 25 यूनिट से 20 हो गई, मतलब 5 का डिफरेंस हमारे पास आ गया। क्या इतना अभी तक समझ आया? फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, सिंपल से आप निकाल दो, यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लगाओ and you will be done, right? ये by 1 हो जाएगा। अगेन हमारा प्राइस क्या था, पहले कितना था 4, फिर हो गया 25, तो ये कितना आने वाला है हमारे पास 0.8। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 0.8 है ना। सो दिस इज डन, क्लियर। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। सबसे पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स में सॉल्व कर चुके हैं। डन, ओके। नेक्स्ट, कंसीडर डिमांड कर्व dp is equals to 10 minus 3p, what is the elasticity at price 5/3। अभी क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस थे वो भी इसी टाइप के थे, हमने अभी नहीं करे ना, तो इसको भी अभी हम रखते हैं। 23 क्वेश्चन हमें अभी करना है, 14, 15 एंड 23 क्वेश्चन अभी हमें करना है। पहले हम थ्योरी वाले क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, फिर हम प्रैक्टिकल वाले भी साथ में कर लेंगे, ओके। चलो ना, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे सभी। सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज 0.2, ओके, लेस देन 1 है। इफ देयर इज a 5% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड, by what percentage will the demand for the good go down। तो क्या बोल रहे हैं, देखो सिंपल सी बात है, जब भी प्राइस हमारा इंक्रीज होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होने वाली है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो इसका एक बार हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -0.2, द परसेंटेज चेंज इज 5%।
हमें ऑलरेडी गिवन है, तो मतलब हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो हम क्या बोल सकते हैं, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस फॉर अ कमोडिटी। ये क्या लिखा है मैंने, व्हाट इज दिस, बेसिक फॉर्मूला। तो क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, एंड द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड इज व्हाट, हाउ मच, हाँ हमें पता लगाना है व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन डिमांड, सो दैट वुड बी एक्स, ठीक है। एंड कितना बोला था कि हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑलरेडी गिवन है 5%, इससे मैं इंटू कर दूंगी कितना आ गया 10, 0.2 है तो क्या होगा 1। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कितने परसेंट से हमारा जो गुड डिमांड है कैसे इंक्रीज हो रहा है, ओनली बाय 1%। एक बार क्विकली फिर से आपको बताती हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं कि आपको ऑलरेडी ईडी गिवन है, ठीक है, जो 0.2 है, फाइन, माइनस 0.2 है। हमें क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला हमें पता है ना सभी को कि ऊपर क्या आता है, परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, वो तो हमें निकालना है, तो उसको एक्स लिख दूं मैं, ठीक है। और परसेंटेज चेंज इन द प्राइस फॉर अ कमोडिटी ऑलरेडी 5% हमें गिवन है, तो यहाँ 5 लिख दो। इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी इससे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1, तो मैं बोल सकती हूँ एक्स की वैल्यू 1 है, मतलब द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी 1। गॉट इट, द डिमांड फॉर द गुड विल गो डाउन बाय 1%। एक बार इसका क्या लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ताकि कोई भी आपको डाउट ना रहे, फाइन। दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल वाला वीडियो देख के आए हो ना स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला जहाँ पे मैंने पूरे प्रैक्टिकल्स कराए थे, उसमें ये वाले क्वेश्चंस मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। तो कोई भी डाउट हो तो एक बार पहले वो वाले वीडियो को भी जाके आप देख लेना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए। Once again a very similar question I guess. Suppose the price elasticity of demand for a good is 0.2. Okay, again it is 0.2. How will the expenditure on the good be affected? Okay, if there is a 10% increase in the price of a good. 10% increase है, 10% increase है, 2 है, तो ED क्या है, is less than 1 है कि greater than 1 है, व्हाट इज इट। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है हमें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्या दिया है, माइनस 0.2, ठीक है। व्हाट इज इट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन परसेंटेज इंक्रीज कितना दिया है, 10%। फॉर्मूला आप लिखोगे, फॉर्मूले में आपने सारी चीजें डाली, हमारा आंसर क्या आ गया, -2, -2 हमारा आंसर आ गया। अब क्या पूछ रहे, दस द परसेंटेज डिक्रीज इन द डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस, एंड दिस मीन्स दैट व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, है ना, एंड ED इज लेस देन 1, क्योंकि ये क्या है, -2 है। रिमेंबर 2 नहीं है ये, यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो -2 यानी क्या है, ये लेस देन 1 है, 1 इससे ग्रेटर होने वाला है। सो ED इज लेस देन 1, और जब भी लेस देन 1 होता तो डिमांड इज इनइलास्टिक, मतलब कि ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। अगर प्राइस ऊपर नीचे जा भी रहा है तो इतना ज्यादा आपको चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है। सो द डिमांड इज इनइलास्टिक एंड हेंस द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, है ना। क्योंकि हमने देखा था ये वाले केस में, सबसे पहला केस हमने यही देखा था ना, क्या हो रहा था इस केस में कि अगर प्राइस गिर रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, सो दैट इज व्हाई हेंस द टोटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। फाइन, इसको मैं थोड़ा रब कर देती हूँ, जो जो मैंने यहाँ पे किया है उसके बाद ये वाली चीज आप यहाँ रहने दो, इसको मैं हटा देती हूँ। दिस इज -2 एंड दिस, या टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये वाला कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, जो हमने टोटल एक्सपेंडिचर में पढ़ा था ना, वो वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया है। डन, क्लियर, समझ आ रहा है सभी को। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया हमारे पास। सो एज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉलर देन 1, a rise in the price of the good will result in increase in the expenditure because the price and expenditure are positively connected in the case of inelastic demand, है ना। अगर प्राइस गिरेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। मैंने समझाया था ना कि भाई डी मार्ट में कोई चीज सस्ती मिलती है, हम बोलते हैं कि एक चीज लेके आएंगे, लेकिन सस्ता मिल रहा होता है तो थोक में भर के लिए आते हैं कि ठीक है अगले महीने नहीं खरीदना पड़ेगा। तो उस केस में इस महीने का हमारा बजट बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो वही वाला केस है ये, ओके। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए इसलिए बोलती हूँ बिकॉज आई नो कि कई बार ना हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं, लेकिन उसको लिखना कैसे वो समझ नहीं आता है। लेकिन उस पर तो हम ऐसे नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, दैट इज वेरी गुड, लेकिन आपको इवैल्यूएशन तो स्टूडेंट्स आप क्या लिख रहे हो उस पर होने वाला है ना। तो इसलिए ना थोड़ा इस भ्रम में मत रहो कि ठीक है हमें आता है हम लिख लेंगे। दिक्कत क्या होती है, द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से द सेम थिंग कि मैम हमें समझ तो आ गया लेकिन लिखना नहीं आता। तो उसके लिए कैसे करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसको डेली बेसिस पे आप लिखो, देखो, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो, तभी वो चीज़ आपकी सुधरेगी, अदरवाइज इसका और कोई इलाज नहीं है। ठीक है,
तो अपने ड्रीम वर्ल्ड से थोड़ा बाहर निकलो और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। चलो 26 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। सपोज देयर वाज अ 4% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ गुड। ओके, तो 4% से डिक्रीज हुआ, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या ये हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस है। ओके, 4% है। नाउ एज अ रिजल्ट एक्सपेंडिचर ऑन द गुड इंक्रीज बाय 2%। ओके, ये तो उल्टा चल रहा है, अपोजिट किस में चलता है, थोड़ा ध्यान लगाओ। व्हाट कैन यू से अबाउट, तो यहाँ पे प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है और क्या बोल रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है। अगर मुझे पता है कि अगर तुम्हें ये सारा कॉन्सेप्ट समझ नहीं भी आता, अगर तुमने वो वाला वीडियो देखा है तो हमने पढ़ा था कि ऐसा केस होता है टोटल एक्सपेंडिचर और हम जहाँ पे बात करते हैं कि प्राइस इलास्टिक है कि नहीं, जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव करते तो क्या होता है। What is the meaning of it? So decrease in price कितना हो रहा है 4%, rise in expenditure कितना हो रहा है 2%, opposite direction. So expenditure क्या होता है price into quantity, rise by less than 4, which means quantity demanded rises by the less than 4%, and thus we can say that कि again same situation आने वाली है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि फिर से हमारा increase होने वाला है, right? सो जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया ना बिल्कुल सेम है। मुझे लगा कि मैंने गलती से इसको डिक्रीज पढ़ लिया, दोनों ही केस में इंक्रीज था, इसमें भी इंक्रीज था और आई थिंक आपका ये वाला क्वेश्चन था, हाँ इसमें भी इंक्रीज था, तो दोनों ही इंक्रीज वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ओके, तो ये हमारा इतना ही क्वेश्चन है। बस आपको याद रखना है कि जब भी हमारा जो ये वाला साइन अगर आ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज इन प्राइस द टोटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इस वाले आपको क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है स्टूडेंट्स, तो बहुत छोटा सा वीडियो अराउंड 15 मिनट्स का वो वीडियो है जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या उसमें प्राइस इलास्टिसिटी में क्या डिफरेंस आता है, वो हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो वो सिर्फ 10 मिनट का वीडियो रहने वाला है। पहले वो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ, फिर आपको ये पूरे क्वेश्चंस बहुत आराम से बन जाएंगे, बिकॉज अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ रिविजन क्लास, रिमेंबर। सो दैट इज वाई कि जो भी सेशन हो चुका है तो आपको ये टोटल एक्सपेंडिचर वाले सेशन में मिलेगा, उसको जाके पहले आप देखो। ओके, पहले क्या लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर जो हमारे 3 क्वेश्चन और बच्चे हैं उसको पहले हम कंप्लीट करते हैं। डन स्टूडेंट्स, समझ आया ये वाला क्राइटेरिया इसका। चलो आ जाए भाई हम लोग अपने पुराने क्वेश्चन पे। हाँ 14th वाला क्वेश्चन हम पहले करेंगे। सपोज देर आर 2 कंज्यूमर्स इन द मार्केट फॉर अ गुड एंड देयर डिमांड फंक्शंस आर एज फॉलो। देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ऐसे टाइप के भयानक क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं, डेफिनेटली हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कम ही देखने को मिलते हैं। तो आप समझने की कोशिश करो, लेकिन अगर नहीं भी बनता है तो यू डोंट हैव टू वरी स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज इक्वेशन और व्हाट इज फंक्शन। डिमांड फंक्शन की इक्वेशन को हम बोलते हैं ना कि जितने भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे मार्केट डिमांड के हो, जब उन सबको प्लस कर देते हैं तो वो एक डिमांड फंक्शन के रूप में आ जाता है। अब वो क्या पूछ रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्या गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट द मार्केट डिमांड फंक्शन। सो मार्केट डिमांड फंक्शन कैसे बनता है, मार्केट डिमांड फंक्शन की बात करूं तो क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करके बनता है ना। डिफरेंट इंडिविजुअल्स की डिमांड को जब मैं ऐड करती हूं तभी तो मार्केट डिमांड बनती है। तो मतलब मुझे दोनों ही इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। लेकिन इसमें ना एक पॉइंट ये है कि पहला जो डिमांड फंक्शन है इतना है, दैट इज D1 into price is equals to 20 minus P। इतना समझ आया। For any price less than or equal to 20, the DP0 at any price is greater than 20। तो हमें कंडीशन गिवन है कि पहला तो हमारी इक्वेशन गिवन है और वो बोल रहे हैं कि या ये तो लेस देन होंगे, जो हमारी इक्वेशन है या तो लेस देन होगी या तो इक्वल टू 20 होगी, उससे बढ़कर नहीं होगी। लेकिन अगर उससे बढ़कर है तो वो 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर जो सेकेंड जो कंडीशन है हमारी ये कह रही है कि ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अगर ये लेस देन होगी या तो इक्वल टू होगी 15 के, इससे ज्यादा होगा तो ये 0 हो जाएगी। तो पहले क्वेश्चन समझ आया क्या, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको नॉर्मल अपनी रिफ्रेशर्स वाली बुक्स में नहीं दिखेगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन विल कंटिन्यू। एक मिनट में आपके लिए ना ये मार्क कर देती हूँ कि कौन सी इक्वेशंस है। ठीक है, एक इक्वेशन मेरी ये रही और एक इक्वेशन मेरी ये रही। ठीक है, फाइन, जल्दी से इसका क्या लेना है, स्क्रीनशॉट। डन, चलो
क्वेश्चन करें? अरे बाप रे, ये क्या आ गया। बिल्कुल भी घबराना नहीं, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप ऐड कर दो। क्या होगा? 20 माइनस पी ऐड किया आपने, राइट? 20 माइनस पी, और इसको आप ऐड कर दोगे तो उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी, सपोज देखो कौन कौन सी इक्वेशन है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 ये रही और इक्वेशन नंबर 2 ये रही। जस्ट अ सेकेंड, राइट? ये जो दोनों इक्वेशन हमें गिवन है ना, 20 माइनस पी ब्रैकेट में कर दो 30 माइनस 2p, तो ये कितना हो जाएगा? 50 माइनस 3p, है ना? क्योंकि क्या है, 20 में 30 ऐड करेंगे, कितना आ गया? 50 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया? ये आ गया 3p। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो हमें क्या बताना है कि ये ही हमारा आंसर है बस, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही हमारा आंसर है। सी, कुछ भी नहीं किया। इसका एक्सप्लेनेशन इतना खतरनाक बना दिया, हमें लग रहा कि क्या है, लेकिन कुछ नहीं किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो मैं बोल सकती हूँ जो मेरा मार्केट डिमांड का जो फंक्शन है, मार्केट डिमांड फंक्शन यही है। जस्ट ऐड द टू, नथिंग एल्स, बस। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इससे ज़्यादा इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है, सिर्फ दोनों को ऐड करना था। डन? पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सॉरी 15 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ यही वाला कर रहे थे हम। 16 हम कर चुके थे और 15th वाला क्वेश्चन हमें करना था, ठीक है? तो सपोज देयर आर 20 कंज्यूमर्स, ओके 20 कंज्यूमर्स हैं, गॉट इट, फॉर अ गुड एंड दे हैव आइडेंटिकल डिमांड फंक्शंस। आइडेंटिकल मतलब बहुत सिमिलर। तो पहले क्या हमें दिया हुआ है कि पहले हमें जो डिमांड फंक्शन है हमें ये गिवन है, फॉर एनी प्राइस लेस देन और इक्वल टू 10/3 एंड अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो जीरो हो जाएगी। तो सिचुएशन क्या रहती है कि आपको एक इक्वेशन गिवन रहती है, उसको बोला जाता है इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, अगर उसकी जो वैल्यू है लेस देन 10/3 आती है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो जीरो हो जाएगा। ये क्या है? कंडीशन दे के रखिए और कुछ भी नहीं। सो व्हाट इज द भैया मार्केट डिमांड फंक्शन? अगेन क्या होगा, दोनों को बस ऐड करना रहेगा मुझे, ठीक है? तो सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन गिवन है ये वाली 10/3p है ना, उसके बाद क्या करना, 20 कंज्यूमर्स की हमें इसको निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस 3p को मैं 20 से कर दूंगी, तो कितना हो गया? फाइन, ये हमारा क्या होगा, एक तरीके से पूरा इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास पूरा इसका आंसर आ जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले आप लिखोगे 10 माइनस 3p, ठीक है? क्या होना चाहिए? लेस देन या इक्वल टू 10 माइनस 3 होना चाहिए, सेम हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है? नहीं तो वो जीरो हो जाएगा। सो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हमारे पास? 20। मार्केट डिमांड फंक्शन इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन बाय 20। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 20 से इस पूरे डिमांड फंक्शन को बेसिकली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3p इंटू 20 इट शुड बी इक्वल टू, यानी क्या होगा, या तो जीरो के बराबर होगा, ये होगा। तो आपका डिमांड फंक्शन क्या निकल के आएगा, मार्केट डिमांड फंक्शन। दैट्स इट। मतलब इससे ज्यादा है तो या तो जीरो हो जाएगी या तो ये हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, इनर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, बाकी कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड करना है। और अगर 20 कंज्यूमर्स लिखे तो बस यहाँ पे 20 डाल दो, दैट्स इट। ये कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? चलो 16 वाला हमने कर लिया था, 17 कर लिया था, 18 कर लिया था, 20th भी हो गया था। आई थिंक 23 करना बाकी था ना स्टूडेंट्स? चलो, यस दिस वन, कंसिडरिंग द डिमांड कर्व या कंसिडर डिमांड कर्व dp इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3p। ये हमें डिमांड कर्व दिया हुआ है। व्हाट इज द इलास्टिसिटी एट प्राइस 5/3? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ, हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है? या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही एब्सोल्युटली करेक्ट है। फाइन, तो अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन रहे तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सेम चीज है। ओके, अलॉन्ग विद द लीनियर डिमांड कर्व, ये हमारा डिमांड कर्व जो रहता है उसकी इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन हुई है, a माइनस bp। फाइन, तो हमें क्या निकालना है भाई? सबसे पहले क्या करोगे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि dp इज इक्वल्स टू, हमें जो इक्वेशन गिवन आप उसको राइट डाउन कर लो, 10 माइनस 3p, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखी। तो a क्या हो गया हमारा, व्हाट इज द इक्वेशन, a माइनस bp। तो a क्या हो गया हमारे पास 10, फाइन, b हो गया हमारे पास -3, और प्राइस हमें 5/3 गिवन है।
तो हमें सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे, तो हो जाएगा -3 5/3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्राइस 5/3 इज यूनिटरी इलास्टिक। गॉट इट। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी डाउट हो तो प्लीज बिल्कुल बताइएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और कोई इसमें आपको बिल्कुल भी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी के सॉल्व कर लिए। ये वाले चैप्टर के कोई भी डाउट हो सेशन में तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी और भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगी, सिर्फ यहीं तक की कहानी नहीं थी, अभी एमसीक्यू बचा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं, तो उसमें भी बहुत क्विक रिवीजन आपका होने वाला है ये पूरे चैप्टर का। ये चैप्टर बहुत बड़ा था स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर के साथ डिमांड को भी और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी कवर किया है। दैट इज वाई अभी तो सिर्फ एनसीईआरटी के सोल्यूशंस हुए, अभी आने वाले सेशन में और भी चीजें हम डिस्कस करने वाले। ओके, तो आपको बिल्कुल बने रहना है इसी एनर्जी के साथ। होपफुली सारी चीजें क्लियर हो गई, सारे क्वेश्चन समझ आए। टोटल 26 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए स्टूडेंट्स, राइट। 2 सेशंस में, पहले 13 किए थे, अब 13 किए हैं। फाइन। तो होपफुली अच्छी लगी होगी आपकी पूरी इस सेशन, पूरे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज डेफिनेटली लेट मी नो। उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो एक बार जाके बस आपको चेकआउट करना है। सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, हमें डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी आपको फॉलो करना है, ताकि कोई भी आपसे अपडेट मिस ना हो। कौन कौन से भाई, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, राइट, ताकि कोई भी अपडेट मिस बिल्कुल भी ना हो, है ना। वैसे 11th और 12th हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे में कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे निकल गई हाथ से तो बहुत नुकसान हो जाएगा, राइट। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको मिलते हैं। और वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम लोग क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज को कवर करते हैं। सिर्फ सीबीएसई नहीं, और भी जो बोर्ड्स हैं जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड को भी और राजस्थान बोर्ड को भी कवर किया जाता है। तो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।